नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रेमचंद जी की नशा कहानी है उसका वाचन करने जा रहे हैं। और ये नशा कहानी है, ये मानसरोवर भाग 1 में संकलित की गई है। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी। मैं जमींदारी की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू एक कुछ कमज़ोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे। लचर दलील थी। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता। मैंने इसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे में बात नहीं करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा देर की, दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर होता। सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हुई थी जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं, निजी दिशाओं पर टिका हुआ था। लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। ये ईश्वरी के बारे में बात हो रही है। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊँगा। मेरे पास किराए के लिए रुपये न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था। मैं जानता था वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था। अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना अगले के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीरों का भी मेहनती और ज़हीन है। उसने उसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ध्यान रखना, वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे वालों को बुरा लगेगा। वे लोग असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे। मैंने कहा, तो तुम क्या समझते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? हाँ, मैं तो ये समझता हूँ। तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया। अगर वह अपनी बात पढ़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। 2 नंबर। सेकंड क्लास तो क्या, कभी मैंने इंटर क्लास में भी सफ़र न किया। अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के वर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुँचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेंस रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग से पार की खानों को यह पहचानने देने लगे कि मालिक कौन है और पिछलगू कौन है, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए हैं। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खामों को इकराम मिल जाता है। एक अठन्नी तो चलते इसमें ईश्वरी ने दे दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की परीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा करते। क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुझे भोजन में कुछ स्वाद नहीं मिला। यह भेद मेरे बयान को संपूर्ण रूप से खींचे हुए था। गाड़ी आई और हम दोनों सवार है। खानों ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी का कितने तमीज़दार ये सब। एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने कटे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज़ दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाए। तो तुम क्या समझते हो, या सिर्फ इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज़ और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली, डाक थी, प्रयास चली तो प्रयास प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर मेरी ओर विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक कितना समझता है, और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे कितनी दर्जा आई कह नहीं सकता। बोर होते थे हम मुरादाबाद पहुँच गए। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 5 बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था रियासत अली और दूसरा ब्राह्मण था राम हरक। दोनों ने मेरी ओर परिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, तुम कोवे होकर हंस के साथ कैसे? रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी है और साथ रहते भी है।
ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ साथ पढ़ते भी है और साथ रहते भी है। यूँ कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हूँ, नहीं कब का लखनऊ चला आया था। अब कि मैं इन्हें घसीट लाया। इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस 4 आने प्रति शब्द है, पर यहाँ से उनका भी जवाब इनकारी था। दोनों सदनों ने मेरी ओर सख्त नजर देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की। महात्मा गांधी के भक्त साहब कदर के सिवा कुछ पहने ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले। यूँ कहा कि राजा है, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं। राम रख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने आता है, कोई भांप ही नहीं सकता। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते, एक गाड़े की मिर्जई और चमरोदे जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेकार में पकड़े गए और उन्हीं ने 10 लाख से कॉलेज खोल लिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। मैं सहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कियों कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखो तो 2 कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े हैं। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार हुआ तो बोटियाँ कांप रही थी। मैंने चेहरे पर सिकर न पड़ने दिया, घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। कह रही तो यह होगी ईश्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पे तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया कि यह कितने पानी में। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। इमाम बाड़े का सा फाटक के द्वार पर पहरेदार टहलता, नौकरों का कोई सागता नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता तथा और मेरा पीछे कराया उसी अतिशक्ति के साथ। ऐसी हवाबंदी की कुछ न कहिए, नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहाती जिम्मेवार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने लगे। कई माह से तो मुझे हजूर हजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हो तो मैंने इसलिए पूछा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो? ईश्वरी ने दर्द मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुँह में बोलते ही नहीं। जरा देर के बाद नाई हमारे पाँव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इरादा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पाँव दबा। मैं सर पर लेटा हुआ था। मेरे दिन में शायद भी कभी हुआ कि किसी ने मेरे पाँव दबाए हो। मैं इसे अमीरों की चोंच ले रईसों का गदापन और बड़े आदमियों की मुटम मर्दी और जाने क्या कहकर ईश्वरी का प्रयास किया करता था। आज मैं पोतलों का रईस बनने का स्वांग बढ़ रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सुविधा के लोग गए। नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। हम स्नान करने चले। मैं अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी। अंदर भोजन करने चले। हॉस्टल में जूते पहले मेज़ पर जा डरते थे, यहाँ पाँव धोना हो सकता। काहर पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए, काहर ने उसे पाँव धोए। मैंने भी बढ़ा दिए, काहर ने मेरे पाँव धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। सोचा था वहाँ देहात में एकाग्र होकर खूब पड़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नई नदी में बदरे पर सैर कर रहे, कई मछलियाँ या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कई पहलवान कुछ दे रहे हैं, कई स्टंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते। नौकरों का जत्था हमेशा गहरे रहता। अपने हाथ पाँव हिलाने की कोई जरूरत नहीं, केवल जबान हिला देना काफ़ी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को खातिर, लेटो तो आदमी पंखा जलने को खड़े। महात्मा गांधी का कुंवर चला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी दाग थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाई, कहीं कुंवर साहब नाराज हो, बिछावन ठीक समय पर लग जाए। कुंवर साहब के सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछाते, लेकिन कुंवर साहब अपने हाथों कैसे अपने बिछा सकते हैं? उनकी मानता में वटा लग जाएगा। एक दिन सचमुच ये बात हुई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बात करने देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेरा आया। बड़ा मुँह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसी सुधी ही नहीं रही। अब जो तो को याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने उसे डांट पिलाई कि उसे याद ही किया होगा। इसी डांट सुनकर बाहर निकला आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब आराम कर इसी व्यवहार के हो गए। इसलिए एक दिन एक जगह दावत में गया था। शाम हो गई, मगर लैंप पेज पर रखा होता। देसराई भी थी, लेकिन इसलिए खुद कभी लैंप नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे लाई? मैं जला। कुंवर साहब खुद को जो लेखक है वो खुद को कह रहे हैं। मैं जो जला रहा था, समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नजर देव से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले। मैं उन्हीं पर
वो पड़ा ऐसे भटका के बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र नहीं है कि लैंप तो जलवा दूँ, मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहाँ कैसे गुजरता है। मेरे यहाँ घंटे भर ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए तुम्हें लैंप जला दिया। वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मंजिला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त थे। मुझे महात्मा का तेला समझकर मेरा बड़ा याद करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संपर्क करता। ये दिन मुझे अकेला देकर आया और हाथों में बोला, सरकार गांधी बाबा के चेले हैं ना, लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा, जमींदार नहीं रहेंगे। मैंने सराहना दिखाई, जमींदारों के रहने की जरूरत क्या है, ये लोग गरीबों का खून चूसने के और क्या करते हैं। ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की ज़मीन छीन ली जाएगी। मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके आदमियों के नाम निभा कर देंगे, यानी उनके नाम कर देंगे। मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पास दम लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं, सरकार हमें भी मजदूर अपने इलाके में थोड़ी ज़मीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में लग रही। मैंने कहा, अभी तो कोई अख्तियार नहीं है भाई, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटरी ड्राइव से कर अपना ड्राइवर बना लूँगा। सुना है उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गाँव महाजन से लड़ने को तैयार हो गया। 5 का अंक है, उसमें छुट्टी इस तरह तमाम हुई और फिर हम प्रयाग चले। गांव के बहुत से लोग हम लोगों पर पहुंचाने आए थे। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपने कुबरोचित विन्नी और देवता की मुहर होकर हर एक के हृदय पर लगा दी। जी चाहता तो था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूँ, लेकिन सुना कहाँ थी। वापसी टिकट था, केवल गाड़ी में बैठना था। ऊपर गाड़ी गई तो ठसा बुरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ होकर सभी लोग लौट रहे थे। ये प्रश्न बनता है कि जो सभी लोग हैं वो लौट रहे थे किस कारण, दुर्गा पूजा की जो छुट्टियां हैं वो पूरी हो गई थी। सेकंड क्लास में तिलक नहीं जगह नहीं, इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह आखिरी गाड़ी थी, किस तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से 30 दर्जे में जगह मिली। हमारे एसरी ने वहाँ अपना रंग जमा लिया, मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे आराम से लेटे थे, जा रहे हैं सुखड़े हुए, पहलू बदलने की भी जगह न थी। कई आदमी पढ़े लिखे थे, वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक माँ से बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी न्याय पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती। दूसरे सदन ने समर्थन किया, अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर रह सकते हैं, अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गटर था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न थी, पीठ पर बंदे बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर द्वार पर खड़ा हुआ था। मैं द्वार के पास बैठा था, उसका बार बार मेरे मुंह पर अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा और यूं कम थी, दूसरे सुखवार का मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जबरदस्त के बैठा रहा। एकाकर मुझे करो था, मैंने उसे पकड़कर पीछे लेके चल दिया। 2 चम्मच से 2 जूस लगाए। उसने आंख निकल कहा, क्यों मारते हो बाबू जी, हमने भी किराया दिए। मैं उठकर 2-3 चम्मच दिए। गाड़ी तूफान आ गया, चारों ओर मुझ पर बुझार पड़ने लगी। अगर इतनी नाजुक मिजाज है तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता। क्या कसूर किया था बेचारे ने। गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे हैं। एक ग्रामीण बोला, दफ्तर माँ घुस पावत नहीं, उस पर इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर डीर। और मेरा नशा अब कुछ उतरता हुआ मालूम होता था। तो इस कहानी को हमने जैसे पढ़ा है, इस कहानी का जो सार है वो आपको उसमें आ गया होगा कि नशा चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, वो देर सवेर उतर ही जाता है। और ईश्वरी के साथ लेखक जो एक सामान्य मामूली कलक है, वो ईश्वरी गांव में जाकर ऐश्वर्य प्रदान वो जो विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए जो प्रेरित होता है या खुद जीता है, और वही वो वापसी इसमें रेलगाड़ी में जो उस गठरी वाले को तमाची मारता है, तो उसमें उसका नशा लगता है। और अंत में जो लेखक है उसको पता रहता है कि ये नशा था उसमें जो उसके दिमाग में चढ़ गया था। और यहाँ सुराज है और सुराज में सब है वो बराबर होते हैं।